जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें या ना देखें, एक ऐसा कहानी हम आपको बताने वाले हैं जिस कहानी में अजीत डोभाल भी अपने मिशन में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये साल था 1972। जैसा कि आपको पता है कि भारत अपना परमाणु परीक्षण तब तक कर चुका था, और जब ये बात पाकिस्तान को पता चलती है तो पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। वो सोचता है कि हमको भी परमाणु परीक्षण करना है। ये बात उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब इंदिरा गांधी जी को ये बात पता चलती है कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है, वो आईवी और रॉ की एक मीटिंग को बुलाते हैं, जिस मीटिंग में वो अजीत डोभाल साहब को ये बोलते हैं कि आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान जाके आप ये पता लगाइए कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण किस जगह पे कर रहा है, आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए। अजीत डोभाल बिना कोई सवाल किए देश के लिए वो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में वो बहुत दिन तक घूमते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि वो बहुत सारा भेष भी बदलते हैं, कभी भिखारी के रूप में, कभी कुछ और रूप में वो घूमते रहते हैं, और उनको ये पता नहीं चल पा रहा होता है कि आखिर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर कहाँ पे रहा है। कुछ दिन के बाद जब वो अपना भेष बदल के इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको ये पता चलता है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान के बहुत सारे साइंटिस्ट आते जाते हैं। उनको ये शक होता है कि रावलपिंडी में ही होना हो ये परीक्षण हो रहा होगा। वो रावलपिंडी में जिस खान में वो परीक्षण का काम चल रहा था, उसके ठीक बाहर एक भिखारी के बेस में वो बैठे रहते हैं। जब वो उस खान के बाहर भिखारी के बेस में बैठे रहते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर इस चीज का पता वो चाहते हैं कि हम भारत सरकार को दें, लेकिन जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक वो इस चीज का प्रूफ भारत को नहीं दे पाते कि यहाँ परमाणु परीक्षण हो रहा है। इस चीज के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि ये जो साइंटिस्ट इस रेंज में जा रहे हैं, जो भी उस परमाणु रेंज में जा रहे होंगे, उनके बाल में रेडिएशन पक्का होगा, और इस रेडिएशन का पता करने के लिए वो सोचते हैं अगर हमको किसी भी साइंटिस्ट का एक बाल मिल जाए तो हम उस बाल के रेडिएशन जांच से ये पता कर सकते हैं कि हाँ, ये लोग जहां जा रहे हैं वहां परमाणु रेडिएशन है। इस चीज के लिए वो फिर से सोचते हैं, और वो उस नाई के दुकान को ढूंढ निकालते हैं जहां पे वो साइंटिस्ट लोग बाल कटवाने जाते हैं। वहां वो कुछ दिन और भिखारी के रूप में रहते हैं उस गेट के बाहर, उस नाई दुकान के गेट के बाहर, और वो बाल का सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं। और आप सोच सकते हैं वो एक ऐसे जासूस थे उस वक्त पाकिस्तान में कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को भी ये पता नहीं था कि अजीत डोभाल पाकिस्तान में ये जासूसी कर रहे हैं। उस कंडीशन में वो उस बाल का सैंपल भारत भेजते हैं जांच के लिए, और जब जांच किया जाता है तो ये पता चलता है कि उस बाल में परमाणु का बहुत सारा रेडिएशन है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ, रावलपिंडी के उस खान में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की कोशिश को जारी रख रहा है। तब तक हमारे देश में कुछ नए नए चीज होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हट जाती है। आपको पता ही होगा 1975 का वो समय जब इमरजेंसी वाला कुछ माहौल था, तो नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं हमारे देश के। अजीत डोभाल साहब जब भारत फोन करते हैं तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते। मोरारजी देसाई अजीत डोभाल जी का फोन रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं। अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि सर, जो परमाणु रेडिएशन साइंटिस्ट के बालों में मिला है वो इस बात का सबूत है कि जहां ये साइंटिस्ट आ जा रहे हैं वहां परमाणु परीक्षण का कार्य चल रहा है। मगर मोरारजी देसाई अजीत डोभाल को कहते हैं कि नहीं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग, हम इस चीज के लिए पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकते या उस पर हमला नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप या हम उस जगह पे होते तो क्या करते? सोचते कि अब तो बस बात खत्म है, हमारा मिशन फेल, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सामने से मना कर रहे हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अजीत डोभाल वहीं पे नहीं रुके। अजीत डोभाल अब क्या करते हैं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, उस वक्त इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद थी, अजीत डोभाल मोसाद से बात करते हैं और मोसाद को ये समझाने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाते हैं कि देखिए, आपने इराक को तो बर्बाद किया है वहां पे बम गिरा के, पाकिस्तान आपके एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, आज भी नहीं मानता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान को अभी भी ये बोलता है इजराइल टाइप का कोई देश ही नहीं है, वो मानता है कि वहां पे फलस्तीन है। तो अजीत डोभाल कन्विंस कर देते हैं मोसाद को इस चीज के लिए कि देखिए, अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर लेगा तो सबसे ज्यादा खतरा इसके लिए आपको है, वो आपको खत्म कर सकता है, और हमको तो घटा है।
तो अजीत डोभाल अपना भी फायदा देखते हैं और इजराइल को भी बताते हैं कि आपका भी फायदा है, आप पाकिस्तान पे कुछ कीजिए। मोसाद तैयार हो जाता है। मोसाद कहता है कि देखिए हम इराक के रास्ते से तो जहाज ला नहीं सकते हैं जो हमारा युद्ध वाला जहाज है, तो ऐसा कीजिए आप अपने देश की सरकार से बात करके आप बस उनको ये कन्विंस कर लीजिए कि हम गुजरात में प्लेन को लैंड करवाना चाहते हैं ताकि हम वहां पे फ्यूल भर सकें। अजीत डोभाल फिर जल्दी से फोन करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को, पर मोरारजी देसाई का फिर से जवाब वही होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम किसी दूसरे देश पे किसी और देश को आक्रमण करने के लिए अपनी जमीन नहीं दे सकते। दोस्तों ये बात सुन के अगर आप फिर से सोचिए कि अगर कोई दूसरा होता तो फिर सोचता कि अब सब खत्म है, लेकिन अजीत डोभाल वहां भी नहीं रुके। उस विषम परिस्थिति में भेष बदलने के बाद वो एक एक करके कुछ और उपाय सोचते हैं। फिर वो एक एक साइंटिस्ट का पर्सनल लाइफ जानते हैं और उनको ये पता चलता है कि उनमें से किसी एक साइंटिस्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, और अब वो उस साइंटिस्ट के पास जाकर बोलते हैं कि देखो हम तुम्हारी बीवी को ये बता देंगे कि तुम्हारा कहीं और मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो साइंटिस्ट इस चीज से डर जाता है, वो बोलता है कि तुमको क्या चाहिए बताओ। फिर अजीत डोभाल उसको बताते हैं कि तुम जिस परमाणु परीक्षण को करने के लिए जाते हो हमको उसका पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए। वो साइंटिस्ट जिसको कि अजीत डोभाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रेशर पहले से दे चुके होते हैं, वो इस चीज के लिए राजी हो जाता है कि ठीक है हम ब्लूप्रिंट तो आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमको आप $100 मिलियन रुपया चाहिए। और अजीत डोभाल को लगता है कि अब काम बन गया है, $100 मिलियन हम भारत सरकार से लेके इसको देते हैं, उसका ब्लूप्रिंट लेके अपने देश चले जाते हैं। अजीत डोभाल फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, मोरारजी देसाई साहब को। पर आपको ये बात थोड़ा अजीब भी लगे, मोरारजी देसाई इस चीज के लिए भी राजी नहीं होते हैं, और वो करते क्या है, वो फोन करते हैं पाकिस्तान को और उसको ये धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि देखो हम ये जान चुके हैं कि तुम परमाणु परीक्षण कर रहे हो। पाकिस्तान ये बात सुनता है तो उसको बहुत आशा होता है, इसका मतलब उसको लगता है कि जरूर यहाँ कहीं रॉ या आईबी का एजेंट है। जब पाकिस्तान को इस चीज का शक होता है कि यहाँ आसपास रॉ आईबी के एजेंट हैं, उस वक्त के समय में बहुत सारे रॉ और आईबी एजेंट को पकड़ पकड़ के चुन चुन के गोली मार दिया जाता है। लेकिन भाग्यवश अजीत डोभाल वहां से भी बच के निकल जाते हैं और वापस अपने देश भारत आते हैं। हाँ, ये मिशन जरूर असफल रहा, लेकिन ये मिशन असफल होने का कारण हमारी सरकार थी। लेकिन इस मिशन का एक फायदा जो कि हमको आपको पता होगा कि इस मिशन के बाद जब पाकिस्तान को ये पता चल गया कि भारत के प्रधानमंत्री हमको बोल चुके हैं कि आप परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और हमको ये चीज का पता चल चुका है, तो अगले 15 सालों के लिए ये परीक्षण टल जाता है। अजीत डोभाल का अगर कहानी कहा जाए तो वो इतना ज्यादा है कि उस पर आप पूरा 10 दिन 20 दिन वीडियो बना लें वो कम नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको पूरे तरीके से आपको ये बताएगी कि क्यों उनको हमारे देश का चाणक्य कहा जाता है। ये बात है सन 1980 की। उस वक्त मिजोरम में बहुत ज्यादा आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी थी और वहां का एक आतंकी जिसका नाम था लाल डेंगा, वो बहुत फेमस था, वो वहां पे पूरा आतंक मचा के रखा था। तो फिर उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ही थी। इंदिरा जी फिर से बुलाती हैं आईबी और रॉ के बहुत सारे अफसरों को और बुला के ये बोलती हैं कि देखिए मिजोरम में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां पे बस शांति चाहिए। कौन जाएगा? मिजोरम का जो हालात था वहां जाने का मतलब मौत, क्योंकि लाल डेंगा जो था वो बहुत कुख्यात था। आप उसके बारे में कभी या तो हम वीडियो बना देंगे या आप उसको गूगल सर्च कर सकते हैं। लाल डेंगा बहुत ही कुख्यात अपराधी था वहां का। फिर क्या होता है कि उस भीड़ में से एक शख्स बोलता है कि मैं जाऊंगा, और वो शख्स है अजीत डोभाल। उनकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। बहुत सारे अफसर्स ने उनको वहां पे मना भी किया कि आप मत जाइए अभी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है और आपकी अभी अभी शादी हुई है। और अजीत डोभाल बोलते हैं कि नहीं, हम जाएंगे और हम वहां पे सिचुएशन को ठीक करेंगे। फिर अजीत डोभाल वहां पे मिजोरम जाते हैं। लाल डेंगा की सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि वो टोटल 7 कमांडर था लाल डेंगा के अंदर, और वो 7 कमांडर मिलके लाल डेंगा को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते थे, और अजीत डोभाल इस चीज को अच्छे से जान चुके थे। दोस्तों, अजीत डोभाल की जो सबसे जबरदस्त चीज है ना, वो ये है कि वो बहुत जल्दी सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं। अगर आप उनसे बात करने जाइए तो वो आपको अपनी बात मनवा लेंगे, क्योंकि जब वो मिजोरम पहुंचते हैं तो मिजोरम में वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो लाल डेंगा से नहीं लड़ते। उनके जो 7 कमांडर, जो लाल डेंगा का स्ट्रेंथ था, उन 7 कमांडर में से 6 को वो बारी बारी से बात करते हैं।
और बारी बारी से बात करके वो इस चीज़ के लिए उन 6 कमांडरों को कन्विंस करते हैं कि देखिए मिजोरम को हम बहुत आगे ले जाएंगे, भारत सरकार के साथ मिल के ले जाएंगे, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपसे क्रिमिनल चार्ज हटा दिए जाएंगे, आप मेरे साथ आ जाइए और देश के विकास में मिजोरम का विकास ढूंढिए और हम लोग इसको आगे लेके बढ़ेंगे। मिजोरम के जो वो 6 कमांडर थे वो इस चीज़ से कन्विंस हो जाते हैं और बहुत सारी बातें उनको समझाते हैं, पर वो कन्विंस हो जाता है और वो 6 कमांडर अजीत डोभाल के सामने बोलता है कि ठीक है, आप जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और फिर अजीत डोभाल साहब बात करने जाते हैं उस लालडेंगा से और उसको कहते हैं कि देखिए आप भारत के पास आ जाइए, हम आपको यहाँ चुनाव लड़वा देते हैं, आपके ऊपर सारा चार्ज खत्म कर देते हैं, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते हैं और फिर मिलकर विकास करते हैं मिजोरम का। लालडेंगा जब इस चीज को नहीं मान रहा था, फिर डोभाल साहब कहते हैं कि देखिए आपके जो 7 कमांडर थे उसमें से 6 हमारे साथ हैं, फिर आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। फाइनली लालडेंगा इस चीज को मान जाता है और वहां से वो चुनाव भी लड़ता है, वहां जीतता भी है और जैसा कि आपको पता है आज मिजोरम हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये देन भी हमारे अजीत डोभाल साहब का है। अगर अजीत डोभाल साहब की बात करें और वो सन 1980 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर की बात ना की जाए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। तो ये वक्त था जब खालिस्तानी अपने चरम पे थे, वो मध्य प्रदेश और कश्मीर और पंजाब को एक मिला के एक अलग क्षेत्र, एक अलग देश की मांग कर रहे थे और इस चीज को भी ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया हमारे अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब क्या करते हैं कि वो स्वर्ण मंदिर, जहाँ की उस वक्त खालिस्तानियों का अच्छा खासा वहां पे वर्चस्व था और वहां पे वो रहते थे, वो स्वर्ण मंदिर के आसपास रिक्शा चलाने लगे। अजीत डोभाल साहब वो वहां रिक्शा चलाते थे और आसपास के माहौल से ये देखते थे कि ये खालिस्तानी कर क्या रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से इन खालिस्तानियों के ग्रुप में चला जाया जाए। अगर हम इनके ग्रुप में जाके अंदर बैठ गए तो फिर इनका सारा इंफॉर्मेशन लेके बाहर आ जाएंगे। वो इस चीज को सोच ही रहे थे कि किसी भी तरीके से हम इन खालिस्तानियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ये बोल के कि हम आपके साथ हैं। इसी क्रम में जब वो रिक्शा चलाते हैं उस स्वर्ण मंदिर के आसपास, कुछ खालिस्तानी उनको बहुत दिन से देख रहे थे अजीत डोभाल साहब। उनको ये शक होता है कि इस व्यक्ति का चाल ढाल तो सिख जैसा नहीं है, क्योंकि अजीत डोभाल साहब वहाँ एक सिख के भेष में थे। वो खालिस्तानी उनको वहाँ से किडनैप करके अंदर स्वर्ण मंदिर ले जाते हैं। दोस्तों अगर फिर हम बोलें, अगर हम और आप वहाँ पे होते तो पूरा घबरा जाते कि अब तो हम पकड़ा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वो यूज करते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो, अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि हम ISI के एजेंट हैं और हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान पूरे तरीके से ये चाहता था कि खालिस्तान एक देश बन जाए, अभी भी वो चाहता है। तो जब ये बातें खालिस्तानियों ने सुनी और अजीत डोभाल साहब उनको कन्विंस कर लिए कि देखिए हम आपके मदद के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, वो इस चीज को मान लेते हैं और वो अजीत डोभाल साहब को अपने साथ रखने लगते हैं। इस चीज से क्या होता है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत खालिस्तानी का आने का जाने का रास्ता, उस पूरे एरिया का मैप, पूरे उन लोगों का पूरा ब्लूप्रिंट वो तैयार करके अपने माइंड में वहां से बाहर निकलते हैं और वो सारा रिपोर्ट भारत सरकार को देते हैं और वहां से फिर भारत सरकार ऑपरेशन करके उन खालिस्तानियों को वहां से भगाती है। तो इस चीज से आपको ये पता चलेगा कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर से कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश पे और उस ऑपरेशन पे जो खालिस्तानियों के विरुद्ध हमारी सरकार ने चलाया था। आप आज जिस सिक्किम को देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सिक्किम भी भारत का अभिन्न अंग बना है, इसमें अजीत डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों जो सिक्किम के राजा थे, सिक्किम के राजा से एक CIA की एजेंट लड़की ने शादी कर लिया था और वो CIA की एजेंट लड़की ही सिक्किम पे अपना शासन चला रही थी। भारत सरकार बहुत ज्यादा टेंशन में थी, कारण सिक्किम का जो भौगोलिक स्थिति है, जब वो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिक्किम भारत के पास होना कितना ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार बहुत टेंशन में थी कि आखिर सिक्किम में CIA का एजेंट जो कि सिक्किम के राजा से शादी कर चुका है वो सरकार चला रहा है और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा जाता है हमारे अजीत डोभाल साहब को। जब वो सिक्किम जाते हैं हमारे अजीत डोभाल साहब, तो वो सिक्किम कांग्रेस लीग एक पार्टी थी वहां पे, उससे वहां पे वो दोस्ती कर लेते हैं हमारे अजीत डोभाल साहब जी। और उस पार्टी से दोस्ती करके अजीत डोभाल साहब वहां उस पार्टी और वहां की जनता को धीरे धीरे ये समझाने और ये चीज कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि आपका जो राजा है, आपका राजा वो आपके विरुद्ध है,
वो अपना अय्याशी करता है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, आपका सही विकास नहीं कर रहा है। और बहुत सारी चीजें समझाई जो सिर्फ वही समझा सकते हैं, हम आपको नहीं बता सकते, उतना नहीं समझा सकते। तो जब वो इतना सारा कन्विंस करते हैं सिक्किम जाके वहाँ के पार्टी से मिलके, और वहाँ पे एक रेफरेंडम पास करवाते हैं जिसमें कि वहाँ की जनता वोट करती है भारत में मिलने के लिए, और सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। सिक्किम को भारत में मिलने में और सारी कहानियां हैं, मगर ये भी उसका एक पार्ट है कैसे अजीत डोभाल साहब वहाँ रेफरेंडर कराने में इस तरीके से वहाँ के लोगों को कन्विंस करते हैं। सिक्किम को भारत में विलय करवाने, ऑपरेशन ब्लैक थंडर और ऐसी बहुत सारी बातें को जब आप जानते हैं तो आपको ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा कि वास्तव में अजीत डोभाल हमारे देश के जेम्स बॉन्ड से कम नहीं थे। दोस्तों, हमारे अजीत डोभाल जी जो कि 5वें भारतीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका जन्म उत्तराखंड के बेड़ी गढ़वाल नामक एक जिले में हुआ था। 20 जनवरी 1945, आजादी से 2 साल पहले उनका जन्म उत्तराखंड के बेड़ी गढ़वाल में हुआ था। पिता जो कि एक मेजर थे, उनका नाम JN डोभाल था। अजीत डोभाल साहब एक PhD होल्डर भी हैं। उनके बचपन की पढ़ाई अजमेर के किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल में हुई थी, जो स्कूल अभी भी एग्जिस्ट करता है। 1967 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वो शुरुआत से ही बहुत ही अनुशासित तरीके से रहे थे, क्योंकि उनका परिवार एक सैन्य परिवार था और वहाँ पे अनुशासन बहुत ज्यादा था। वो उनके पिता चूंकि मेजर थे तो उनका अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर होता था, इस कारण से वो अलग अलग जगहों पे अपनी पढ़ाई किए, और इसका एक फायदा उनको ये मिला कि उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल चुका था अपना PG पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते। उन्होंने सन 1968 में केरला कैडर से UPSC की परीक्षा पास कर IPS में ज्वाइन किया। अगर वो चाहते तो IAS भी बन सकते थे। जिंदगी को थोड़ा सा इग्नोर करके IPS ज्वाइन किया, क्योंकि वो देश के लिए कुछ ज्यादा करना चाहते थे। तो वो 7 साल पुलिस में रहे, बहुत सारे एक से एक टफ उन्होंने ऑपरेशंस किए। इस कारण से वो पहले पुलिस वाले थे जिनको कीर्ति चक्र का पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये पुरस्कार उनको तब मिला था जब वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर से जीवित वापस आए थे, तो उनको कीर्ति चक्र का पुरस्कार मिला था। अजीत डोभाल साहब एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो हमेशा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते थे, तो उनकी माँ उन्हें हमेशा बहुत मोटिवेट करती थी। सन 1972 में अजीत डोभाल साहब की शादी अनु डोभाल से हुई। अगर अनु डोभाल जी की बात करें, वो एक बहुत ही सोशल वेलफेयर महिला है, जो कि सोशल कामों में बहुत ज्यादा हाथ बटाती हैं, और वो एक रिटायर्ड टीचर भी हैं फिलहाल। अभी वो बहुत सारे NGO और बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट पे काम भी करती हैं। अजीत डोभाल साहब के 2 बेटे हैं, शौर्य डोभाल जो कि अभी भाजपा के प्रेजेंट में मेंबर हैं और वो वहीं पे अपना काम करते हैं, और विवेक डोभाल जिनके पास UK का सिटीजनशिप है और वो सिंगापुर में रहते हैं, उनकी अपनी एक कंपनी है वहाँ। दोस्तों, साल 1990 जब कश्मीर पूरा एकदम से, आपको पता होगा, आतंकियों का गढ़ था, बहुत सारे प्लान हो रहे थे, उस समय भी अजीत डोभाल जी ने कूका पारे जैसे आतंकियों का वहाँ पे सिलेंडर करवाया था, और एक ऐसा रास्ता बनाया वहाँ पे ताकि सन 1996 में कश्मीर में चुनाव हो सके। सन 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक, जो कि आप सभी को पता होगा अच्छे से, कांधार प्लेन हाईजैक में जो 3 नेगोशिएटर भारत सरकार की तरफ से गए थे उन आतंकियों से बात करने के लिए, उनमें से एक हमारे अजीत डोभाल साहब भी थे, क्योंकि उनका कन्विंसिंग पावर सामने वाले का बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने इंडियन एयरलाइन के 15 विमान अपहरण को अभी तक फेल किया है, नहीं होने दिया है। दोस्तों, ये कुछ छोटी मोटी जानकारियां थी जो हम अजीत डोभाल साहब के बारे में आपको बताएं। दोस्तों, वो जितने महान शख्स हैं, उनके बारे में अगर हर चीज बताया जाए तो हमको लगता है कि 5-6 घंटे 20 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको अजीत डोभाल साहब के बारे में बस ये बताया है कि वो हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और आगे अभी वो जो सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, उनका इतना दबदबा क्यों है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।